हमारे फ्रेंड्स, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए थे। ठीक है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में कैसे होता है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज आपका जो है हम देखेंगे इम्पल्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, इन सब के कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के लिए इन सब का कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आज का क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपको पहले जितना पढ़े उस सब के सब कॉन्सेप्ट यूज आ जाएगा। फ्रिक्शन पढ़ा है हमने, कैसे एम आर ये सब आता है, सब पढ़ा है। यहाँ देखो, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है आपका। वो जो हमने पढ़ा था उससे क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। पहला केस इस टाइप का, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 केस हैं। यही 4 केसों में से प्रॉब्लम आएगा तो 100% यही आएगा, इसमें से और अलग कुछ नहीं आएगा। हो सकता है कि एक पुली और लगा दे, हो सकता है कुछ और लगा, एक ही पुली पे जनरली सवाल देगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके कुछ फार्मूलाज हैं, वो आपको याद रख लो, वेल एंड गुड। नहीं तो आपको अगर लंबा प्रोसेस में जाना है तो फिर इसको डिस्क्राइब करते रहो। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। भाई, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब ये होता है कि इम्पैक्ट वाला फोर्स है। कोई भी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा किसी एक पॉइंट पे बहुत कम समय के लिए, तो उस टाइप के फोर्स के कारण जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, जो फोर्स लगा कितने टाइम के लिए लगा, स्मॉल टाइम के लिए लगा। तो जब भी स्मॉल टाइम के लिए लगेगा तो हम लोग कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स, और वह इम्पल्सिव फोर्स का वैल्यू होता है F × T। दूसरा, मोमेंटम किससे कहेंगे, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी है ये। ठीक है, तो V2 माइनस V1 कह सकते हैं, इक्वल टू mv। इस पूरे को, चेंज इन वेलोसिटी को हम भी मान लिए कि इतना वेलोसिटी चेंज हुआ, तो मास इंटू वेलोसिटी, उसको क्या कहेंगे, मोमेंटम। उसके बाद FA, जी किसी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसका वेलोसिटी या तो इंक्रीज करते रहेगा या तो डिक्रीज करते रहेगा, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो उसके अंदर उस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो फोर्स का वैल्यू होता है m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे कि मान लो कि यहाँ से हम दौड़ रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, पर यहाँ पर मेरी वेलोसिटी मान लो 5 km/h थी। हमने स्पीड को बढ़ाया, पूरा खाली रोड मिला, मान लो एक बाइक चला रहे हैं, चलो 15 किलोमीटर बाइक चला रहे हैं, तो बाइक क्या है, ये जो ऐंठते हैं वो एक्सीलेटर है। हम उसको ऐसे करेंगे तो स्पीड भागेगा, तो वो एक्सीलरेट किया हमने। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर है, आगे हाईवे पे कोई नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको एक्सीलरेट किया। तो जब यहाँ से यहाँ तक हम आए और यहाँ पे हमने उसको रोक दिया, अब यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो हमारा 50 km/h के हिसाब से थी। तो पहले जो वेलोसिटी u थी वो 15 थी, क्योंकि हम यहीं से मैं एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इनिशियल मानेंगे, इसको फाइनल मानेंगे, और इसी के बीच में हम एनालिसिस करेंगे। इनिशियल 15 था, फाइनल 50 हो गया, तो इससे इसके बीच में कंफर्म है कि वो इंक्रीज कर रहा होगा उसका वेलोसिटी, तभी तो 50 km/h हो गया। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो हमने कितना एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस करवाया। तो एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। कहने का मतलब, अगर t2 माइनस t1 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, मतलब मान लो कि हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारा घर था और वेलोसिटी हमारा 0 था। यहाँ से यहाँ तक जब हम गाड़ी को स्टार्ट किए तो 15 पे ले गए, देखें यहाँ से कोई नहीं है, फिर 50 पे ले गए, तो हमने t को भी यहाँ पे 0 मान रखा है, और यहाँ तक जब हम पहुँचे तो t हमारा 15 सेकेंड हो रखा था। 15 सेकेंड में हम यहाँ पहुँच गए थे। अब फिर यहाँ से 15 नहीं, मान लो कि ये 10 सेकेंड में हम यहाँ पहुँच गए थे। अब फिर हम देखें यहाँ पे t = ये 15 सेकेंड हुआ। हम देख रहे हैं यहाँ से जब मेजर किए हैं टाइम को तो ये 15 सेकेंड है, यहीं से जब मेजर किए हैं टाइम को तो यहाँ 10 सेकेंड है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में कितना टाइम है, तो वो तो 15 में से 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें क्या मिला था, 5 सेकेंड ही तो लगा। तो वही टाइम यहाँ पे चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी चेंज करेंगे तो ये 50 -
15 अपॉन में टाइम चेंज, मतलब जब भी चेंज की बात करेंगे तो इनिशियल से, अगर सिर्फ भी लिख देते तो हम इस केस के बीच के वेलोसिटी को लेते। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना उसने चेंज किया, 50 माइनस टी कितना चेंज किया, 15 माइनस 10, इसका मतलब 50 माइनस 10 का मतलब हो गया कि 35 बटा नीचे में हो गया 5, कितना हो गया 7। ये क्या निकला, एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला है, v बाई टी ही तो किया है। v क्या है, मीटर पर सेकेंड, t क्या है, एक और सेकेंड मतलब स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये क्या निकला, एक्सेलरेशन निकला। मतलब जब हम यहाँ पे थे तो हमने उसको एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने उसको एक्सेलरेशन दिया, तब जा करके हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यह एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग एक की वैल्यू देंगे तो किसी भी बॉडी में अगर इंक्रीज कर रहा है चाहे डिक्रीज कर रहा है, मान लो अगर हम इधर से इधर आने लगे तो हमारा वही वैल्यू आएगा, लेकिन ए की वैल्यू क्या आएगी, -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। क्यों, क्योंकि हम एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे u हो जाता है ये, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, तो हम क्या 15 माइनस 50 करेंगे। ठीक है, और टाइम तो वही लगना है इसको बीच में, तो 15 माइनस 50 करेंगे तो बस वही माइनस आ जाता है यहाँ पे, वही माइनस हम लोग कहते हैं कि ये क्या है भाई, ये जो माइनस हमने कह दिया तो डिसलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो है मगर वो डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग डिसलरेशन कहते हैं या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। दूसरा, अगर हम मतलब इन सब समझाने का मतलब हमारा ये है कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी में हमने कह दिया कि इधर की ओर वो मोशन कर रहा है और इसके अंदर अगर एक्सेलरेशन है तो एक फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा, वह फोर्स क्या होगा, अब एक्सेलरेशन तो ये हो गया, तो एक्सेलरेशन ये हुआ, लेकिन इसने फोर्स कितना प्रोड्यूस किया यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या हो जाएगा F = ma। m मतलब जो हमारे गाड़ी हमारे साथ जो मास होगा हमारा, m मान लो कि ये 100 kg हो गया मास हमारा और गाड़ी का मिला करके, और एक्सेलरेशन 7 हुआ, तो हमने फोर्स कितना प्रोड्यूस किया, 700 न्यूटन का हमने फोर्स प्रोड्यूस्ड किया। बात समझ में आया। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट हम समझ गए। दूसरी बात, अब मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन का मतलब कि उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम Fa कहेंगे, एक्सेलरेटेड फोर्स। वो होता है मास, जो बॉडी मूव कर रहा है उसका मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। क्लियर है। तो जरा देखो ध्यान से, ये पुल्ली है, अगर यह नीचे आ रहा है तो कन्फर्म है कि जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये नीचे आने के साथ साथ ये अपना वेलोसिटी को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि धरती उसको जी की तरफ खींच रही है, और जैसे जैसे वो जी के नज़दीक आ रहा है क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी ऊपर जाने में डिक्रीज होगा, तो इसके मतलब है कि वेलोसिटी इसका इंक्रीज होगा, इसका भी इंक्रीज होगा नीचे आने में, इसका इंक्रीज होगा ऊपर जाने में, तो जो एक्सेलरेशन है वो कन्फर्म है कि प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस वाले केस में अगर दो कनेक्टेड बॉडी है तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन को हम कंसीडर करते हैं, और एक्सेलरेशन के चलते एक फोर्स लगता है जिसको कि हम लोग एक्सेलरेटेड फोर्स कहते हैं, जो F = ma के बराबर होता है। ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से प्रूफ होता है, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अब कहेगा सर एक्सेलरेशन यहाँ पे ए लगा, यहाँ पर अलग है, सेम एक्सेलरेशन क्यों लगा। एक्सेलरेशन को हम हमेशा सेम लेते हैं, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं लेंगे तो मान लो कि ये इसका एक्सेलरेशन कुछ और है, इसका एक्सेलरेशन कुछ और है, ये अगर कम स्पीड से जा रहा है, ये ज़्यादा स्पीड जाएगा तो ये रस्सी को तोड़ देगा। इसलिए रस्सी को ना टूटे, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ना टूटे, इसलिए हम एक्सेलरेशन को सेम लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा तो रस्सी टूट जाएगा। दूसरी बात, टेंशन को सेम क्यों लेते हैं। टेंशन को हम सेम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर ही तो टेंशन है, पुल्ली के ऊपर फ्रिक्शन लेस, अगर ये फ्रिक्शन मतलब ये स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना इसके बीच में कोई फोर्स कंसीडर नहीं होगा, तो जितना टेंशन यहाँ लेगा उतना ही टेंशन यहाँ लेगा। मतलब टेंशन हम सेम इसलिए लेते हैं जब पुल्ली को हम स्मूथ लेंगे। जैसे ही अगर हम अभी तो ये इसमें तो आपको नहीं पूछेगा, सिलेबस ऐसे मतलब कि अगर आप अपर बीटेक में जाओगे मान लेते हैं, तो बीटेक में क्या होगा ना कि इस पुल्ली में भी क्या करेगा, एक्सेलरेशन दे मतलब सॉरी फ्रिक्शन दे देगा। जब पुल्ली में फ्रिक्शन देगा तो हमें उस फ्रिक्शनल फोर्स को भी हमें कंसीडर करना है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को जब हम कंसीडर करेंगे तब क्या होगा कि टेंशन भी अलग अलग हो जाएगा। मतलब T1 यहाँ होगा, T2 यहाँ होगा,
ठीक है, वो आगे पढ़ने की बात है, अभी नहीं। यहाँ पे अभी सिर्फ पढ़ना है क्या, ये हमेशा आपको स्मूथ देगा। ठीक, अच्छा दूसरा केस क्या है, ये रफ सरफेस दे दिया, यहाँ पे रफ सरफेस दिया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्मूथ पुल्ली है तो टी बराबर होगा एक्सेलरेशन, मोशन इधर हो रहा है तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर लगेगा। यहाँ देखो इंक्लाइंड प्लेन अल्फा के ऊपर इंक्लाइंड है, यहाँ पर भी हमें इसका एनालिसिस करना है, टी क्या होगा और एम क्या होगा। ये देखो एक पुल्ली दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, इधर एम है इधर एम है, मोशन ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, ये अल्फा 2 एंगल पे इंक्लाइंड है, ये अल्फा 1 एंगल पे इंक्लाइंड है, टेंशन दोनों में टी लगेगा, इसको हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, आइए धीरे धीरे हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहले तो हमने इम्पल्सिव फोर्स समझ लिया, मोमेंटम समझ लिया, ये समझ लिया, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अब समझना है। चलिए इसको नोट कीजिए, पहले जो मैंने बताया है सबको नोट्स बना के लिखते चले जाओ, तो अभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा, ये ध्यान देना। चलो इसको हम मिटा रहा हूँ। आ जाओ, इस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अकेले केस नंबर 1 कहता है कि भाई मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी मोशन इन ए कनेक्टेड बॉडी। पहला केस कहता है कि एक पुल्ली है, इस पुल्ली के ऊपर क्या किया हुआ है, इस तरह से मास को लटका दिया गया है। अगर यह मास को लटका दिया गया है तो ये मान लो कि m1 मास है और ये आपका m2 मास है। अब हमसे कहा जा रहा है कि यह इधर की ओर मोशन कर रहा है, यह अगर इधर की ओर मोशन कर रहा है और ये मोशन इस तरह से कर रहा है कि इसके अंदर एक ए एक्सेलरेटेड, इसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो कन्फर्म है कि इसके अंदर एक टेंशन बनेगा टी, और ये कहता है कि ये चीज़ जो है स्मूथ है। जैसे ही स्मूथ पता चल गया तो हम समझ गए कि इधर भी टेंशन वही लगेगा जो इधर लग रहा था। और कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है। कहता है कि बताइए इसका एनालिसिस कीजिए। तो एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। जब अब दो तीन चीज़ें देखो भाई, अब जब फोर्स ऐसे करके लग रहा है, मतलब ये टेंशन है, पुली तो स्मूथ है, फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो चूंकि टेंशन इधर भी है, टेंशन इधर, अगर हम सिर्फ पुल्ली की बात करें तो बताओ टेंशन तो यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब अगर टी की बात करें तो इधर फोर्स लगा रहा है रस्सी, इधर भी फोर्स लगा रहा है रस्सी, लेकिन सिर्फ एम की बात करें तो एम के ऊपर रस्सी उधर फोर्स लगाएगा, एम के ऊपर रस्सी उधर फोर्स लगाएगा। ठीक, रस्सी जो है इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन एम जो है रस्सी को नीचे खींच रहा है, लेकिन रस्सी क्या कर रहा है, इसको ऊपर खींच रहा है। इसीलिए हमने सिर्फ स्ट्रिंग में ही टेंशन टी लगा है। इसलिए हम देखो, कभी कभी ये एरो समझ में नहीं आता है भाई किसको क्या कहते हैं। अगर एम की बात करेंगे तो एम जो है रस्सी को इधर खींच रहा है, लेकिन एम से हमें मतलब नहीं, हमें टी से मतलब है। टी एक टेंशन फोर्स है, तो रस्सी जो है एम को किधर खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, इसलिए हमने ऐसा एरो किया है। लेकिन जो पुल्ली है, पुल्ली तो इसको ऊपर खींच रहा है, लेकिन ऐसा एरो क्यों लगाया, क्योंकि जो रस्सी में टेंशन होगा वह टेंशन तभी होगा जब पुल्ली के ऊपर भी ये इस तरह से टेंशन लगा है। बात समझ रहे हो, टेंशन अलग होगा तो ये लूज हो जाएगा, लूज नहीं होने देना। अगर लूज नहीं है इसका मतलब कि रस्सी इस पुल्ली को सोच रहा है कि हम इधर खींचे, बात समझे। उसी तरह से यहाँ पे रस्सी जो है इस पुल्ली को सोच रहा है कि हम इधर खींचे, लेकिन रस्सी जो है इस एम को सोच रहा है कि हम इधर खींचे, तभी इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा, वरना वो रस्सी लूज हो जाएगा। कभी कभी देखते हो ऐसे नीचे करता है, ये फंस जाता है यहाँ पे बस लूज, या फिर इसको जब ऊपर खींचोगे यहाँ अगर फंस गया तो ये लूज हो जाएगा। ये लूज क्यों लूज होता है, क्योंकि यह तो ऊपर खींच लिया लेकिन ये पुल्ली इसको नीचे नहीं खींच पाया। ठीक, चलिए अब इसी के ऊपर हमें एनालिसिस करना है। क्या क्या एनालिसिस करेंगे जरा ध्यान से देखना। हमें अलग अलग एक और दो वस्तु को पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जब हम यहाँ पे पहला बॉडी को फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या क्या फोर्स इसमें लग रहा है वो हम कंसिडर करेंगे। तो पहले तो हमारी आराम से हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो बताएंगे वो आपको खुद समझना होगा। यहाँ से हम क्या किए, एक एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, एम के लिए कर रहे हैं। क्या क्या फोर्स लग रहा है इस एम के ऊपर, ये जो पहला एम है इसके ऊपर पहले तो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है, तो कन्फर्म है कि ऊपर की ओर एक फोर्स
टेंशन फोर्स लग रहा है। इसमें और कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, नीचे की ओर भी एक फोर्स लग रहा है। तो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? W लग रहा है, ठीक। और W की वैल्यू क्या है? mg के बराबर है, वेट लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, एक फोर्स और लग रहा है। क्या? चूंकि यह A से ऊपर की ओर एक्सेलरेशन की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है। तो हम देखो इसके ऊपर ही बना दे रहे हैं, इसके ऊपर एक फोर्स और लग रहा है। कौन सा? A के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा? F ऑफ A होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ma, ठीक। अच्छा, m1 चूंकि यहाँ लिए हैं तो यहाँ भी हम m1 ले लेते हैं। इतना ही फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं। अब आते हैं दूसरे ऊपर। ये है दूसरे के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो नीचे की ओर mg लग रहा है। नीचे की ओर mg मतलब इसको W बोल दो, और W2 बोल दोगे और ज़्यादा बढ़िया, W1 बोल दो, ये लग जाएगा m2g। ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? टेंशन फोर्स। और कोई फोर्स क्या? हाँ, अगर यह ऐसे मोशन कर रहा है तो कन्फर्म है कि यह ऐसे मोशन करेगा, मतलब ये नीचे की ओर मोशन करेगा और एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। तो नीचे की ओर एक फोर्स और लगेगा, नीचे की ओर एक फोर्स और लगेगा। कौन सा? एक्सेलरेशन वाला फोर्स। इसकी वैल्यू होगी ma, और ma जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? m2a। यहाँ पे देखो भाई, मास और ए एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है वो हमने कंसीडर कर लिया। इसी एक्सेलरेशन में जो जी नीचे खींच रहा है वो भी आ गया है। क्यों? क्योंकि जी जो है डब्ल्यू के साथ तो ऑलरेडी आ चुका है। जी को तो हम एक ही बार कंसीडर करेंगे ना, बात समझे। m2g का मतलब वेट हमने क्यों दिया? क्योंकि वही मास एक्सेलरेशन के साथ भी जा रहा है, वही मास जी के साथ भी जा रहा है। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, या इसको हम अलग नाम दे देते हैं, यह इसका वेट है। क्लियर है? ये चीज़ है। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इसका इक्वेशन लिख रहे हैं। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हम क्या कर रहे हैं, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन लिखने के लिए देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं, सिर्फ यही वाला फोर्स है। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखने, किसके लिए? इसके लिए इक्वेशन लिखें तो ऊपर में दो फोर्स, नीचे में एक फोर्स, दोनों को बराबर कर दो, मतलब W1 जो है बराबर हो जाएगा एक फोर्स दो फोर्स, किससे किसके? T प्लस M1A के बराबर। ये पहला। इसके लिए अगर हम लिखें तो ऊपर T है तो W2 प्लस M2A इक्वल टू ऊपर में T है। क्लियर है? चलो अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमें टेंशन कितना क्रिएट होगा वो निकालना है, और इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस्ड होगा वो निकालना है। तो 1 और 2 के हिसाब से जब हम इस W1 तो उसमें है नहीं, T उसमें है, हाँ है, तो यहीं से अगर हम बात कर लें कि T की वैल्यू क्या होगी, तो T की वैल्यू हो जाएगी आपको W1 माइनस M1A। यही तो होगा T की वैल्यू। इस T की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में दे दो। जैसे ही इस इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है? हमें यहाँ से मिल जाता है W2, हमें मिल जाएगा W2 प्लस M2A इजिकल टू T। लेकिन T की वैल्यू तो हमें पता है W1 माइनस M1A, W1 माइनस M1A। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस W2 और इस W2 को उधर ले जाओ और इस M1A को इधर ले आओ, तो यहाँ बन जाएगा M2A प्लस का M1A, इधर क्या बन जाएगा W1, इधर माइनस जाएगा माइनस W2। यहाँ से जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो W1 माइनस W2 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, एक को कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2। ये हुआ क्या? हाँ यही हुआ। एक तो ये लिख सकते हैं, कभी कभी सिर्फ वेट दे देता है, मतलब सिर्फ W दे दे, क्या बोलेगा ना, इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, आपको बताइए एक्सेलरेशन कितना है। तो मास तो आया ही है, मास में हमें पता है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे A की वैल्यू हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे G से और डिवाइड कर देंगे G से। इससे क्या हो गया कि ये G इसके साथ, ये G इसके साथ, जब ये G इसके साथ आएगा तो W1 माइनस W2
ये तो भाई जी इसके साथ आ गया, लेकिन जब ये जी इन दोनों के साथ आएगा तो m1g प्लस m2g, और इस m1g को हम कहेंगे w1 प्लस m2g को हम कहेंगे w2। क्लियर है? तो w में भी हमारा रिलेशन आ गया। तो हमें यही याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है इस केस में। लेकिन इतना फॉर्मूला कोई याद रखता नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको बता जरूर दूंगा। हमें क्या करना आना चाहिए कि कोई भी कंडीशन हो, ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये चाहे वो चाहे कोई और, हमें हर एक बॉडी में कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मेजर करने आना चाहिए, और उस फोर्स को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट को तोड़ने आना चाहिए। क्योंकि जब हम इसे तोड़ना सीख जाएंगे तो हम बस हमें मतलब है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा बन गया। अब दोनों को सॉल्व करना वो आपका काम है। सॉल्व करके या तो फॉर्मूले के रूप में ले आओ, चाहे आपको वैल्यू दिया हुआ है तो यही पुट पाट करके ले आओ एक ही वैल्यू। अब जैसे ही तुम एक ही वैल्यू ले आए हो तो अब क्या करो, इस ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जैसे इस ए की वैल्यू इसमें पुट करोगे ना तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू आएगी, और वो टी की वैल्यू क्या आएगी अब आप पुट करते रहना। मैं डायरेक्ट टी की वैल्यू आपको बता देता हूँ। 2w1 w2, मतलब वहाँ से टी की वैल्यू आएगी 2w1 w2 डिवाइड में w1 प्लस w2। देखो w में हम इसलिए ले आए ताकि अगर वेट, अच्छा ध्यान देना भाई, ये w का मतलब क्या है, वेट है। वेट दिया रहे तो डायरेक्ट लिख दो, और m दिया रहे तो इसको m1g m2g m1g m2g। g का वैल्यू पता है आपको, g की वैल्यू हमेशा 9.8 लेना, या फिर दिया रहेगा तो 10 लेना। क्लियर है? तो a याद रख लो, t याद रख लो। जैसे ही a और t याद रख लोगे, इस केस में आपको या तो फॉर्मूले से याद कर लो या फिर इस तरह से तोड़ लो। तोड़ने का मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए, मतलब कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए। नोट कीजिए इसको जल्दी। चलो हो गया नोट। आइए, हर एक चीज को हम तोड़ तोड़ के आपको बता देंगे। बस आपको कंपोनेंट तोड़ना आ गया, न्यूमेरिकल तो चुटकियों में बन जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल तो भाई यही चीज़ करना ही है न्यूमेरिकल, बस एप्लीकेशन सीख लो, न्यूमेरिकल तो बन जाएगा। न्यूमेरिकल में तो और आसान होता है, इसमें तो और लफड़ा होता है। न्यूमेरिकल और आसान, वैल्यू दे देता है, वैल्यू पुट कर दो। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आएगा तब ना, कॉन्सेप्ट तो पहले सीख लो। तो कहने का मतलब है कि हमने इसको भी सीख लिया। अब आते हैं ये दो, मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हम 2 नंबर की बात करें, मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो क्या क्या दिया हुआ है देखना। यहाँ पे एक तो ये दिया हुआ है इस तरह से, एक दिया हुआ है इस तरह से, और क्या किया है इसको, यहाँ पे एक वेट दे दिया गया है। ये वेट इसमें आया है स्ट्रिंग के द्वारा, और नीचे इसको लटका दिया गया है। कहता है कि ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। अगर ये स्मूथ है तो कन्फर्म है कि टेंशन जो है इस तरह से इधर क्रिएट होगा, यहाँ पर जो टेंशन है इस तरह से इधर क्रिएट होगा। एक चीज़ तो और हम आपको बताना भूल गए इसमें। क्या भूल गए बताना, ध्यान से देखो। किस केस में? इस वाले केस में। इस वाले केस में जब इस तरह से था कुछ ना कुछ, तो एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, टेंशन टी लग रहा था। इसका एनालिसिस हमने कर लिया, इसका हमने कर लिया, लेकिन ये जो पुल्ली है, इस पुल्ली के ऊपर जो दबाव पड़ेगा ना भाई, क्योंकि देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो पुल्ली क्या है, पुल्ली के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि रिएक्शन ऑन पुल्ली, पुल्ली के ऊपर रिएक्शन क्या पड़ेगा। तो भाई पुल्ली तो है स्मूथलेस, तो पुल्ली को हम अलग से अगर ले ले, यहाँ पर ये पुल्ली है, तो पुल्ली के ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, नीचे की ओर। ये पुल्ली को तो एक पॉइंट मान लिया, तो एक तो ये वाला फोर्स T1 काम कर रहा है नीचे की ओर, ये T काम कर रहा है, और कोई फोर्स है, हाँ एक ये भी तो T है, ये भी T काम कर रहा है, यानी 2 फोर्स काम कर रहे हैं। जब ये 2 फोर्स काम कर रहे हैं तो इसका एक रिएक्शन लगेगा ऊपर की ओर, तो हाँ इसका रिएक्शन लगेगा ऊपर की ओर, और R कह दिया, इसी को कहे रिएक्शन ऑन पुल्ली। यही है आपका रिएक्शन ऑन पुल्ली, जिसको हमने RP कह दिया, RP कह दिया। तो क्या होगा, दिस बराबर दिस हो जाएगा, मतलब RP बराबर क्या हो जाएगा, T प्लस T, मतलब RP इजकल टू 2T। इसको कहें रिएक्शन ऑन पुल्ली, पुल्ली के ऊपर क्या रिएक्शन पड़ेगा, या फिर लोड ऑन पुल्ली,
उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये होगा। तो हर केस में हम देखेंगे, इस केस में भी, इस केस में, इस केस में 3 चीज़ें पूछा जाता है, दे देगा ये सब वैल्यू, आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना क्रिएट होगा, और पुल्ली के ऊपर रिएक्शन कितना होगा, या फिर पुल्ली के ऊपर जो लोड है वो कितना लगेगा। यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है कि एक्सेलरेशन दे दिया जाए, उसमें कुछ और टर्म्स पूछे जाए, फ्रिक्शन पूछ लिया जाए, मान लो यहाँ पर रफनेस है तो हमको तो यहाँ फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये स्मूथ सरफेस रहता तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? जब फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सब चीज़ें हमें एनालिसिस करना है। चलिए आइए हम जरा इसको एनालिसिस करते हैं। ये तो मैंने, अच्छा ये नोट कर लेना भाई, आरपी का 2T, ठीक है, पुल्ली के ऊपर क्या पड़ेगा इफेक्ट, नोट कर लेना इस केस में। बाकी केस में मैं बस बता दूंगा आपको कि हाँ कैसे कैसे करना है। देखो ये चीज़ दिया हुआ है और कह रहा है कि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है, रफ सरफेस है। जब ये सरफेस आपको रफ दे दिया गया है और कहता है कि मोशन जो है इधर होगा, जैसे ही मोशन इधर होगा इसका, तो कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, तो इसका मोशन ऐसे होगा जो एक्सेलरेशन ऐसे प्रोड्यूस्ड करेगा। अब ये m1 है, ये m2 है। हम m1 के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। जब ये m1 के लिए हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है कि हमें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ही चाहिए डायग्राम। तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, इस m1 के ऊपर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है जो कि W1 कहेंगे, जो कि m1G होगा। इसी में नीचे की ओर ही एक और फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन के कारण, तो F ऑफ A एक्सेलरेशन के कारण, जो कि होता है m1A। और कोई नीचे की ओर फोर्स नहीं, ऊपर की ओर फोर्स, हाँ एक टेंशन फोर्स, ऊपर की ओर एक टेंशन फोर्स, और कोई फोर्स नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं। चलो ये मेरा काम हो गया पहला। दूसरा m2 के लिए हम कर रहे हैं। जैसे ही m2 के लिए करेंगे तो एक ऐसे एक ऐसे, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर की ओर, पहले तो इधर की ओर फोर्स देखो, इधर की ओर फोर्स T लग रहा है, तो हाँ कन्फर्म है, एक तो फोर्स यहाँ पर आपको T लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ ऐसे मूव इधर कर रहा है, तो एक फोर्स लगेगा F ऑफ A, ठीक। और F ऑफ A की वैल्यू आपको पता है, F ऑफ A की वैल्यू आपको पता है क्या, m1A, यही तो होगा F ऑफ A की वैल्यू। 2 फोर्स लग रहा है भाई। देखो हॉरिजॉन्टल में जितने साइन उतने फोर्स को लिखना पड़ेगा। ये सबसे आसान तरीका है, जितने फोर्स लग रहे हैं उतना इस तरह से साइन दे दो, और जब इक्वेशन लिखोगे तो पता चल जाएगा कि नीचे की ओर कितना फोर्स है, 1 2, तो 2 को लिखना है। ऊपर की ओर इक्वल टू दे करके, क्योंकि ये प्लस लेते हैं ये माइनस लेते हैं, ऊपर की ओर एक ही फोर्स है तो बराबर एक ही फोर्स कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है। 2 एरो दे दो, 2 फोर्स। और कोई फोर्स काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ऊपर नीचे की ओर हाँ कर रहा है। इसका नीचे की ओर कंफर्म है कि एक वेट काम कर रहा है W2, जिसकी वैल्यू m2G होती है। और कोई नीचे की ओर फोर्स काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ऊपर की ओर फोर्स काम कर रहा है। जब W2 नीचे की ओर लग रहा है, देखो तुम बोलोगे अच्छा पहले देख लें, ऊपर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, बिल्कुल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है ऊपर की ओर। सर यहाँ पे क्यों नहीं रिएक्शन फोर्स काम किया, क्योंकि ये तो नीचे लग रहा है, ऊपर रिएक्शन काम करना चाहिए। बाबू यहाँ पे जो लग रहा है W1, इसी का रिएक्शन, इन दोनों का रिएक्शन, जो रिएक्शन फोर्स है वह यह T को मान सकते हो। लेकिन रिएक्शन फोर्स कहाँ लगता है, जब किसी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रहता है तभी रिएक्शन फोर्स लगता है, अदरवाइज रिएक्शन फोर्स नहीं लगता है। और उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रिएक्शन फोर्स लगता है। बात समझे? ये तो हवा में है, इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा, इस सरफेस का रिएक्शन कहाँ लगेगा, इसको तो टांगे हुए हैं T, और ये T ही आपका, T में मान सकते हो कि T में ही इंक्लूड है आपका क्या, रिएक्शन फोर्स। यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था, ये हवा में है, ऊपर T है, जब रिएक्शन फोर्स ही नहीं है, जब रिएक्शन ही नहीं लग रहा है तो वो ऊपर में कैसे आपको, 1 मिनट, जब ऊपर में सरफेस ही नहीं है
तो उसका रिएक्शन फोर्स कितना होगा, तो भाई उसके अंदर लास्ट ऑप्शन था ऊपर अगर सरफेस रहेगा तो रिएक्शन लगेगा, अगर मानना चाहते हैं तो रिएक्शन, चूँकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करना था, ऊपर में टेंशन लगेगा, उसी को हम एक तरह से रिएक्शन फोर्स मान सकते हैं। लेकिन रिएक्शन फोर्स के लिए हमेशा सरफेस को हमेशा क्या रखना पड़ेगा, उसके ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन इसको मान लिए, सरफेस टेढ़ा कर देंगे तो इसी को मानेंगे क्या, नहीं, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है क्या, रिएक्शन फोर्स, ये हमेशा याद रखना। चलिए उतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन फोर्स काम कर रहा था, रिएक्शन फोर्स। और कोई फोर्स काम कर रहा है क्या, नहीं सर हमें तो और कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। लेकिन एक फोर्स देखो, चूंकि ये रफ दिया हुआ है तो कन्फर्म है कि रफनेस है इसके अंदर, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। चूंकि मोशन इधर कर रहा है तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट इधर काम करेगा, तो कन्फर्म है कि इधर जो है एक फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसको आप एफ आर कह सकते हो क्या, फ्रिक्शनल फोर्स को, चलो एफ आर कह दो, फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर कह दे। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू आर। आर क्या होता है, रिएक्शन फोर्स, म्यू क्या होता है, इसका रफनेस, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए इतना फोर्स काम कर रहा है। सर इक्वेशन लिखना है, लिख लो। इक्वेशन क्या करोगे, देखो ध्यान से, पहले तो क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। इसके लिए देखो नीचे में एक ही फोर्स, तो कहने का मतलब कि W2 इज इक्वल टू आर, ये दिया हुआ है, पहला इक्वेशन बनेगा हमारे पास। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी है तो दो इक्वेशन, कौन कौन सा, एक ये, तो ये क्या हो जाएगा, T प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर रिएक्शन फोर्स एफ ऑफ आर। ठीक, यहाँ से देखो T प्लस एफ इक्वल टू क्या, M1 2 है क्या, हाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, ये M2A है। M2A इक्वल टू एफ इक्वल टू, अच्छा एफ इंटू आर कहाँ कर दिया, T प्लस एफ इक्वल टू म्यू आर ना होगा जी, म्यू आर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू कैपिटल आर। ठीक, चलिए ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक सर, इसको बताइए ये कैसे होगा, इसका रिएक्शन लिख लो, हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं, वर्टिकल में है, तो करना क्या है, T इक्वल टू नीचे दो फोर्स, कौन सा, एफ ऑफ ए प्लस M1A है, एफ ऑफ ए प्लस W1 T इक्वल टू एफ ऑफ ए M1A, ये हो जाएगा M1A प्लस W1 क्या, M1G। ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, W2 इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कहीं पे आर है क्या, हाँ यहाँ पे आर है, तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं क्या, T प्लस M2A इक्वल टू म्यू इंटू आर। आर के जगह पे हम W2 लिख सकते हैं, W2। अच्छा, इस W2 को ऐसे रहने दो, चाहे M2A इक्वल टू म्यू, और W2 को हम क्या लिख सकते हैं, M2G, ये भी लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन कितना, 3। अब हमारे पास इसको, इन दोनों को हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हो गया इक्वेशन 3, यही मेन इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 तो वहीं था, इसको 4 मान लो, 4। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की मदद से हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे, टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे। इसमें आपको रिएक्शन तो आपको पता ही है, किसके बराबर, इसके बराबर, आर के बराबर होता है, M2G के बराबर होता है आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, W2। म्यू आपको दिया रहेगा, M2 M1 दिया रहेगा, बस T निकालना है, A निकालना है। जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको A और T की वैल्यू आएगी, और उसी तरह से इस पुल्ली को जब कैलकुलेट करोगे तो वहाँ देखो, यहाँ पे रफनेस भी तो है ना, इस पुल्ली के ऊपर इधर की ओर फोर्स काम कर रहा है, तो रफनेस भी तो काम कर रहा है, सॉरी ये स्मूथ पुल्ली है। तो करना क्या है आपको, सिंपल सी बात है कि, और यहाँ पे आपको देखना है रिएक्शन ऑन पुल्ली, आरपी क्या है भाई, लिख लेना सब चीज़, आरपी क्या है, रिएक्शन ऑन पुल्ली। ठीक, तो ये तीनों का फॉर्मूला याद रखो, चाहे अगर ये और ये आ गया तो वैल्यू पुट कर दो और टी और ए और आरपी को निकाल दो। लेकिन मैं ए और टी इस कंडीशन के लिए मैं यहाँ फॉर्मूला बता देता हूँ, ए टी और आरपी का क्या होगा, पहले इसको नोट कर लो।
हो गया नोट पूरा। अब आइए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, जब इन दोनों की हेल्प से जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो ए की वैल्यू आएगी W1 माइनस म्यू टाइम्स W2 अपॉन में W1 प्लस W2 और इनटू में G, ये ए की वैल्यू आएगी। उसी तरह से हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब t की वैल्यू हम निकालेंगे वो आएगा W1 W2 इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन में W1 प्लस W2, ये आएगी t की वैल्यू। उसके बाद आपको जो रिएक्शन ऑन पुल्ली है RP वो आएगा √2T, बस यही याद रखो आप, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे 3 और 4 को इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नोट करो, आराम आराम से समझना भाई सब चीज़ को, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको।